हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम क्लास में वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है अर्थ के बारे में कि अर्थ पे हमारा जो प्लैनेट है उस पर लाइफ पॉसिबल है, क्या सब है, उसके बारे में हमने रीड आउट कर चुके हैं। ह्यूमन बींग्स इजीली यहाँ पे रह सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो उनकी लाइफ के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर। ये सारी चीज़ें अर्थ पे रिप्रेजेंट है, हमारे सामने है। अगर सपोज करो यहाँ पे लैंड ना हो या वाटर ना हो या एयर ना हो तो हम कैसे रहेंगे? हम रह ही नहीं सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन। जो सर्फेस है अर्थ का एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के, जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि सॉइल पोर्शन ऑफ द अर्थ विच वी लीव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जैसे कि सॉइल जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। गैसेस का पार्ट होती है, गैसेस की लेयर जो बनी होती है हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास अर्थ के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोसफेयर, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस मिल जाती हैं। वाटर क्या करता है? कवर करता है बहुत बड़े एरिया को अर्थ के ऊपर। अगर आप सपोज करो ग्लोब देखते हो तो उसके अंदर ज़्यादातर जो पार्ट है वो ब्लू कलर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी है। तो वाटर अर्थ के बहुत बड़े पार्ट को कवर करके रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। ओके। लिथोस्फेयर जहाँ पे लैंड पोर्शन होता है। एटमोस्फेयर हमारे सराउंडिंग, अर्थ के सराउंडिंग जो भी गैसेज हैं उनको हम एटमोस्फेयर बोलेंगे। और हाइड्रोस्फेयर किसको बोलेंगे? जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम हाइड्रोस्फेयर बोलेंगे, जो पानी ने बहुत सारे पार्ट को कवर करके रखा हुआ है अर्थ के ऊपर। तो वो कौन सा पार्ट है? हाइड्रोस्फेयर पार्ट है। द हाइड्रोस्फेयर कंपेयर्स वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ओके। हाइड्रोस्फेयर के अंदर आपको वाटर की सारी फॉर्म्स मिल जाते हैं, जैसे कि आइस, वाटर या वाटर वेपर जो भी है। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर एक बहुत ही नैरो जोन होता है जहाँ पे हम लैंड, वाटर, एयर सबको मिला सकते हैं। सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जहाँ पे लैंड भी हो, वाटर भी हो, एयर भी हो, सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। तो वो क्या बन जाता है? बायोस्फीयर बन जाता है। ओके। अब हम लिथोस्फेयर, इन सब के बारे में, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इन सब के बारे में थोड़ा डीपली रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, डू यू नो एडमंड हिलरी, न्यूजीलैंड के जो पर्सन थे, एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ये इंडिया के थे, वेयर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। ये दोनों पर्सन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। कब? 29 मई को 1953 में। जंको तबेई जापान के थे, वॉज द फर्स्ट वुमन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 वॉज बछेंद्री पाल। और उसके बाद 16 मई को कौन चढ़े थे? जंको तबई, एक जापान की लेडी थी। और उसके बाद 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल भारत से कहाँ पे चढ़े थे? माउंट एवरेस्ट पे। ओके। लिथोस्फेयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आपके रॉक्स वगैरह आ जाएंगे, मिट्टी आ जाएगी, चट्टाने आ जाएंगे, सब सारा जो पार्ट है। इट कंपेयर्स द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो बिल्कुल पतली लेयर होती है अर्थ के ऊपर, वो दैट कंटेन न्यूट्रिशंस एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। ठीक है। अर्थ की अगर गहराई की बात करें, अर्थ के जो पार्ट होते हैं अलग अलग, तो उनके अंदर अगर बात करें तो अगर नीचे तक अर्थ खोदेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स ही मिलेंगे, है ना। अर्थ की जो ऊपर की लेयर होती है सिर्फ वही फर्टाइल लेयर होती है, उसी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। और वही जो लेयर होती है वो प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है, ऑर्गेनिजम्स के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो सारे पार्ट्स को अगर हम बात करें सोइल की अपर लेयर की या उसके कोर एरिया की, वो सारा क्या है? हमारा लिथोस्फेयर पार्ट आता है। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस की 2 मेन डिवीजन की गई हैं। कौन कौन सी? लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड मासेज बने हुए हैं अर्थ के ऊपर उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर बॉडीज, क्योंकि वाटर बॉडी भी तो किसी चीज के ऊपर है ना, किसी पार्ट के ऊपर है, लिथोस्फेयर के ऊपर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओशियन बेसिन्स। क्या बोलेंगे? ओशियन बेसिन्स। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी ओशन है सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम मैप की बात करें, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड 5.1, आर ऑल द लैंड मासेज कनेक्टेड विद वन अनदर। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो ये जो पैसिफिक ओशन है ये यहाँ से अलग है
लेकिन यहाँ आके यहाँ से कनेक्ट हो गया साउदर्न ओशन के साथ। अभी जो साउदर्न ओशन है इधर आके अटलांटिक ओशन से कनेक्ट हो गया, अटलांटिक ओशन आर्कटिक ओशन से यहाँ कनेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ से भी इसका पानी कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद ये पूरा घूम के अगर आएंगे इंडियन ओशन से सब कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से साउदर्न ओशन भी इंडियन ओशन से कनेक्ट हो रहा है, और इधर से पैसिफिक ओशन भी अगर इनके अंदर से भी देखें तो इनका पानी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब कनेक्टेड है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो लेवल होता है सी वाटर का हर जगह सेम होता है। एलिवेशंस ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज अ जीरो। अगर हम लैंड को मेजर करें और उसके सी लेवल एरिया को मेजर करें तो वो बिल्कुल जीरो होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। द हाईएस्ट पॉइंट जो होता है हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट एवरेस्ट है। कितनी है वो 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से, सी लेवल क्यों? क्योंकि सी लेवल को अगर आप कहीं भी मेजर करोगे तो वो हमेशा सेम होता है, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। द ग्रेटेस्ट डेप्थ जो होती है 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच। और सबसे ऊंचाई तो ये है, अर्थ की सबसे ऊपर की जो माउंट एवरेस्ट पीक है वो ये है। और सबसे गहराई जो है अर्थ की वो कहाँ पे है? मैरियाना ट्रेंच में। वो कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। और कितना है? 11,022 मीटर। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। आप इमेजिन कर सकते हो जो डेप्थ है, जमीन के अंदर जो गहराई है, जो खाई है, वो बहुत ज़्यादा है बजाय कि ऊपर के पीक के, माउंटेन के, है ना। माउंटेन जो है वो कम ऊंचाई पे है, जबकि जो गहराई है वो और भी ज्यादा है। अब आपके सामने नजर आ रहे हैं ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं। और ये जो ब्लू में आपको कलर में नजर आ रहा है लिखा हुआ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, ये सारे के सारे क्या है? हमारे ओशंस हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट। हमने अभी रीड आउट किया, इसके अंदर मैंने आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। एशिया कहाँ पे हमारा? ये देखिए, ये हमारा एशिया है। ओके, ये जो येलो कलर में पूरा बना हुआ है ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इसी के बारे में हम रीड आउट करेंगे। देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट होते हैं जो कि सभी वाटर बॉडी से सेपरेटेड है, यानी कि जब वाटर बॉडीज उनके आगे आ जाती हैं तो वो अलग हो जाते हैं, उनसे मिले हुए नहीं है। सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन है? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अगर हमने अभी जो लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड 5.1 जो कि मैंने आपको अब भी दिखाया, ये रहा 5.1, इसके अंदर मैप आपको नजर आ रहे हैं ना सारे के सारे। तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये देखो, ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, ठीक है। इससे अर्थ को हमने हाफ पार्ट में बांट दिया भाई, आधी ऊपर की आधी नीचे की। तो नीचे के पार्ट में जो लैंड मासेस का एरिया वो बहुत कम है, बस ऑस्ट्रेलिया आ गया, आधा अफ्रीका आ गया, कुछ साउदर्न अमेरिका आ गया। लेकिन अगर हम अपर साइड बात करें, नॉर्थ में बात करें इक्वेटर लाइन से, तो उसमें क्या देखो, ज़्यादातर लैंड मास एरिया ये पूरा एशिया तो ऊपर ही है, यूरोप भी ऊपर है, अफ्रीका का कुछ पार्ट भी ऊपर ही है, नॉर्थ अमेरिका भी ऊपर ही है। तो लैंड मास का ज़्यादातर एरिया कहाँ पे है? अपर साइड, नॉर्थ में। नॉर्थ में ज़्यादा एरिया है। ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड लेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंडफॉर्म का ज़्यादा पार्ट है लैंड मासिस का। अब एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके अंदर 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया कवर है, मतलब टोटल लैंड एरिया जितना है उसका 1/3 सिर्फ एशिया में ही आता है। कॉन्टिनेंट लेज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये तो नॉर्थ और साउथ हो गया भाई, ये इक्वेटर लाइन है, यहाँ से अपर साइड नॉर्थ एंड डाउन साउथ। और इससे इस साइड क्या होगा? ईस्ट, एंड अपोजिट साइड देखे तो वेस्ट। ओके, ये जो 0 डिग्री है दिखाई दे रही है आपने 0 डिग्री, ये 0 डिग्री यहाँ से इस साइड का एरिया क्या होगा? ईस्ट एंड देन वेस्ट। ओके, तो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है हमारा जो एशिया है? सो एशिया कॉन्टिनेंट किस में आता है? हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इसी कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपको दिखा देती हूँ, ये जो लाइन है इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जो इंडिया से पास भी हो रही है, और ये अफ्रीका से, अमेरिका से पास भी हो रही है, ठीक है। तो ये भी यहीं से पास होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। यहाँ पे आपको ये यूराल माउंटेन नजर आ रहा है, इसी से एशिया और यूरोप अलग हो रहे हैं, यूराल माउंटेन से। अगर ये माउंटेन ना हो तो दोनों मिक्स ही हो जाएंगे, है ना। तो इस माउंटेन के कारण यूरोप और एशिया अलग हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं।
द वेस्ट एंड द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। और जो कंबाइंड लैंड मास है भाई, जिसमें पता नहीं लग रहा यूरोप और एशिया का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूरेशिया। ये तो हो सकता है कि भाई ये लोग अपने आप को यूरोप के बोल रहे हो, कुछ लोग अपने आप को एशिया के बोल रहे हो, तो इसको कंबाइंड को क्या बोलेंगे हम? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। अब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। अब ये जो यूरोप आपको नजर आ रहा है छोटा सा पार्ट, ये क्या है? एशिया से बहुत ज्यादा छोटा है। द कॉन्टिनेंट लेज ऑफ टू द वेस्ट ऑफ एशिया। जो कॉन्टिनेंट है इसके अंदर, ये कहाँ से? एशिया से वेस्ट साइड है। आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, और इसी से आर्कटिक सर्कल पास होती है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज, और इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। एक तरफ एशिया, बाकी 3 साइड क्या है? पानी है। द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड। अब मैप देखिए और इसको लोकेट कीजिए। देखो आपको यूरोप नजर आ रहा है, इधर की साइड क्या है? पानी है, आर्कटिक ओशन है हर तरफ। देखो बस एक साइड क्या है? एशिया है इधर की साइड। यहाँ भी थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है, यहाँ भी पानी है। तो कुछ कुछ पार्ट पे सिर्फ एशिया टच हो रहा है, बाकी इस चारों तरफ क्या है? पानी ही है इसके। और ये एशिया से वेस्ट साइड में है, और इसके अंदर से भी कौन सी लाइन होके जा रही है? कौन सी भी नहीं जा रही, सिर्फ ये 0 डिग्री है, इसके ईस्ट में पड़ता है ये। ओके, अब हम देख लेते हैं यूरोप। यूरोप हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो कहाँ है? अफ्रीका के बिल्कुल मिडल से जाती है। लार्ज पार्ट एरिया अफ्रीका का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। हम 5.1 फिगर में देखते हैं, यू विल फाइंड दैट इट इज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों लाइनें होकर जाती है। कौन कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है अफ्रीका हमारा। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है। इतना बड़ा है ये अफ्रीका, पूरा ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है। इसमें जो ये 0 डिग्री है इक्वेटर लाइन, ये बिल्कुल इनके बीच से होके जा रही है। फिर ये वाली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी इधर से ही जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी यहीं से जा रही है। तो अफ्रीका को ये तीनों जो लाइनें हैं वो तीनों काटते हैं, तीनों लाइन्स अफ्रीका को काटती हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर ये सहारा डेजर्ट भी लोकेटेड है। कॉन्टिनेंट इज बाउंड इन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। कॉन्टिनेंट जो उसके चारों तरफ सिर्फ क्या है? पानी है, या तो ओशन है या सीज है। लुक एट द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप देखिए, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। जो सबसे बड़ी रिवर है पूरे वर्ल्ड में, नाइल रिवर, वो अफ्रीका से ही बहती है, अफ्रीका में ही बहती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास एंड द मैप ऑफ अफ्रीका। ये मैंने आपको बता दिया अभी अभी। देखो ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपको पता होना चाहिए। जो नाइल रिवर वो भी यहीं से बहती है। चारों तरफ इसके पानी टच होता है कहीं ना कहीं। देखो ये पूरा हल्का सा मिल रहा है बस, लेकिन यहाँ से भी पानी, फिर ये हल्का सा से टच हो रहा है, फिर यहाँ पे पानी। तो चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है। हम कह नहीं सकते कि किसी लैंडमार्क से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड द साउथ अमेरिका बाय a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and the western hemisphere. अब देखो नॉर्थ अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा है। नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका जो लिंक करता है साउथ अमेरिका से, उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? इस्थमस पैनामा। और जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका, ये कम्प्लीटली नॉर्थ में है एंड वेस्टर्न पार्ट में है। 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। इसी कॉन्टिनेंट में 3 ओशन से टच होते हैं। अब उनके नाम आप देखिए। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये जो पनामा मैं आपको बोल रही हूँ, इस्थमस पनामा, ये यहाँ से क्या कर रहा है? साउथ अमेरिका से टच हो रहा है। बाकी सारा ये नॉर्थ अमेरिका अलग है। और ये 0 डिग्री से कहाँ पे है? वेस्ट में। ईस्ट में क्या था? एशिया, और वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका है। और ये इक्वेटर लाइन से कहाँ है? ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट में है। एशिया नॉर्थ ईस्ट में है, और अमेरिका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में है। ठीक है, और ये साउथ वेस्ट में है, साउथ अमेरिका। ओके, उसके बाद हम रीड आउट करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में है, जहाँ पे 2 ओशंस उसको टच कर रहे हैं, सराउंडेड इट, एंड ईस्ट एंड द वेस्ट। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है, सबसे बड़ी जो रेंज है माउंटेन की, वो साउथ अमेरिका में है। रन्स थ्रू इट्स लेंथ जो है इसकी नॉर्थ टू साउथ, एंड साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजोन, वो भी कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है।
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखो यहाँ पे टच होते हुए दिखा रहे हैं, और ये जो बीच में ये जो पार्ट है जो इनको टच कर रहा है, इस्थमस बोलते हैं इसको। अ नैरो स्ट्रीप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेज, जो दो लैंड मासेज को ज्वाइन कर रही है, बिल्कुल पतली सी जगह यहाँ पे, क्योंकि इधर भी ओशन है इधर भी ओशन है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है सभी कॉन्टिनेंट्स में। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन, इसके चारों तरफ सिर्फ पानी है एंड सीज है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया या कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इंडिया, इंडिया में श्रीलंका से जो टच हो रही लाइन है देखो, अ स्ट्रेट इज अ नैरो पास ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को भी कनेक्ट कर रही है, ठीक है, लाइक सी एंड ओशियंस, उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। बिल्कुल हल्का सा यहाँ से टच होकर और पानी इनके बीच में से निकल जाता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिका पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में था। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अंटार्कटिका, देख लिया आपने। ये पूरी तरीके से किस में है? साउथ में है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अभी जो साउथ पोल है अर्थ का, वो पूरा इसी कॉन्टिनेंट में आता है। इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पोलर रीजन, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउदर्न पोलर रीजन में। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स, और ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी आइस शीट से कवर है, यानी कि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बर्फ जमी रहती है हमेशा। दे आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई परमानेंट इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही इतनी ज़्यादा गिरती है कि यहाँ कुछ और हो ही नहीं सकता। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, बहुत सारी कंट्रीज है जिनके कुछ रिसर्च स्टेशंस बनाए गए अंटार्कटिका पे, जैसे कि इंडिया ने भी वहाँ पे बनाया है कुछ रिसर्च स्टेशंस। उनके नेम क्या है? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ये उन्होंने नेम है उनके रिसर्च सेंटर के, जो इंडिया ने बनाए हैं वहाँ पे। ओके, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? अब देखो, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारे अर्थ को बिल्कुल हमें पता है कि ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। हमें ये भी पता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% ऑफ द लैंड, जो कि कॉन्टिनेंट्स हमारे हमने अभी पढ़े हैं। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन द ऑल फॉर्म्स। अब जो हाइड्रोस्फीयर उसके अंदर हर टाइप का पानी इसके अंदर आता है। अगर हम बोलें स्नो की, तो वो भी एक टाइप का वाटर ही है, पानी या वेपोरेशंस या भाप जो भी है वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट हो गया। एज अ रनिंग वाटर इन ओशन, जैसे कि ओशंस में पानी बहता है, रिवर में, लेक में, ग्लेशियर्स जो हमारे, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एंड द वाटर वेपर भी इन एटमोसफेयर, सबका सब ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। 97% जितना पानी जो होता है, मतलब टोटल लगा लो 100% में से ओनली 97% जो पानी है वो सिर्फ हमें ओशन में ही मिल जाएगा। बाकी सिर्फ 3% है जो हमें इधर उधर मिलता है अर्थ पे। एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, इसके अंदर इतना ज़्यादा नमक है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, और बहुत सारा पार्ट इसके अलावा 97 के बाद जो 3% बच गया है उसमें से भी बहुत ज़्यादातर जो पार्ट है वो क्या है? आइस शीट्स में है, ग्लेशियर्स बने हुए हैं, और अंडर द ग्राउंड या फिर ज़मीन के नीचे है। वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन, सिर्फ इंसान को जो फ्रेश वाटर मिल रहा है वो बहुत ही कम मात्रा में है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हैंस यूज डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये जो पानी है अर्थ पे जो मिलता है पानी, वो हमारे यूज करने लायक ओनली 3% है, लेकिन उसमें से भी ज़्यादातर या तो ग्लेशियर बना हुआ ये अर्थ के अंदर है ना। तो इसीलिए पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत रहती है। हालांकि बहुत पानी है, लेकिन फिर भी हमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पानी जो यूज़ करने लायक है वो बहुत कम है, और वो हमारे पास एक्सेस भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको एक ये पूरा डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें कॉन्टिनेंट्स के साइज दिए गए हैं, तो इससे आप इजीली लर्न कर सकते हो कि कौन सा कितना बड़ा है। काउंट द स्क्वायर्स गिवन इन फिगर 5.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आपको काउंट करना है इन सबको 1 2 3 4 ऐसे करके, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, विच इज़ द लार्जर, कौन सा बड़ा है, एंड यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपीज उठाइए, पेन उठाइए और उनको काउंट कीजिए कि नॉर्थ अमेरिका में कितने बॉक्सेस हैं, साउथ अमेरिका में कितने हैं, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में। और फिर आप बताइए कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा छोटा है, या इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, नॉर्थ अमेरिका कौन सा या साउथ अमेरिका, इन दोनों में से कौन बड़ा है, और इन सब में से कौन बड़ा है और इन सब में कौन सा छोटा है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पेन कॉपी उठाइए और स्टार्ट हो जाइए। आगे हम पढ़ते हैं ओशियंस के बारे में। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर।
ओशन जो होते हैं बहुत बड़ा पार्ट है हाइड्रोस्फीयर के, ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ओशन वाटर जो होता है हमेशा मूविंग में रहता है, ये नहीं है कि भाई मैं पैसिफिक ओशन का वाटर हूँ तो मैं यहीं रहूँगा, या मैं साउदर्न ओशन का वाटर हूँ तो मैं यहीं रहूँगा, नहीं, वो सारे मूव होते रहते हैं। 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आज आर द वेव्स, जो सबसे मेन है जिसके कारण ओशन वाटर जो है मूव करता है, वो कौन कौन सी वेव्स, लहरें जब उठती हैं वहाँ पे, टाइड्स एंड द ओशन करंट। जब ये तीनों चीज़ें चलती हैं तो ओशन वाटर जो होता है मूव करता है, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट। द 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ओके, कौन कौन से ओशन हमारे पास, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक ओशन। अगर इनके साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो वही बात है, साइज के अकॉर्डिंग दिखाया गया आपको, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर साउदर्न, और सबसे छोटा कौन सा, आर्कटिक ओशन है। ओके, द पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ के 1/3 पार्ट पे तो पैसिफिक ओशन ही है, इतना बड़ा है ये। मैरियाना ट्रेंच भी यहीं पे पाई जाती है जो सबसे डीप थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि 11,022 मीटर थी गहराई जिसकी, तो वो मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में ही है अर्थ पे, लेज इन द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, जो पैसिफिक ओशन है ऑलमोस्ट वो उसकी शेप क्या है, सर्कुलर, ठीक है, गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, और इसके आसपास क्या है, एशिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब इसी में आते हैं। अब आप मैप देखिए, एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के कौन कौन से कॉन्टिनेंट लगते हैं या कौन कौन से कॉन्टिनेंट उसके टच होते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो राइट कीजिए, शुरू हो जाइए लिखना कि पैसिफिक ओशन को कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स टच करते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था पैसिफिक ओशन के बारे में, ये रहा पैसिफिक ओशन, यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, तो इससे कौन कौन से कॉन्टिनेंट टच होते हैं आप देख के बता सकते हो, ठीक है। इनके बारे में आप लिखना शुरू कीजिए। द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, जो अटलांटिक ओशन है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। इसकी शेप क्या है, एस टाइप की शेप है, ऐसे बना हुआ है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज, और ये कहाँ पे, नॉर्थ साउथ अमेरिकाज के पास है, वेस्टर्न साइड में, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और इसके यूरोप और अफ्रीका जो है इसके ईस्टर्न साइड है। जो कोस्टल लाइन है अटलांटिक ओशन की वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंटेड है। दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन्स प्रोवाइड आइडल लोकेशंस ऑफ नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। अब ये देखो, जो साउदर्न हमारा ओशन है ना, इसमें क्या है, अटलांटिक ओशन क्या, ये बहुत ही ज़्यादा सभी मतलब ज़्यादातर कॉन्टिनेंट से टच होता रहता है, और ये इरेगुलर है। अब यहाँ पे इरेगुलर होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स भी बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कॉमर्स का काम भी करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, कुछ सामान को यहाँ से लेके जाना और लेकर आना, ये सारे, ये देखो इंडेंटेड कोस्ट लाइन। अब यहाँ पे ये इस टाइप की कोस्ट लाइन है, इधर ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट भी बने, यहाँ भी बन गया होगा, यहाँ भी बन गया, ये नेचुरल पोर्ट बने होंगे, तो यहाँ से वो इजीली अपना काम भी, इंडस्ट्रीज भी शुरू कर सकते हैं। भाई सामान को इधर से उधर लेके जाना है, इधर से इधर लेके जाना, तो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो वो भी यहाँ पे ईजी हो जाता है, इसलिए अटलांटिक ओशन ज़्यादातर बिजी रहता है। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन एक अकेला ऐसा ओशन है जिसका नेम किसी कंट्री पे है, जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, हमें पता ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंडियन ओशन इसका नेम रखा गया है। द शेप जो है इंडियन ओशन की वो ऑलमोस्ट क्या है, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। कैसे शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, नॉर्थ में अगर हम बात करें तो एशिया के साथ टच होता है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होता है, अलग अलग इसकी साइड्स बन जाती हैं और ये ट्रायंगुलर शेप ले लेता है। साउदर्न ओशन जो है वो इनसर्कल्स है द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवार्ड्स टू 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। ये क्या करता है, अंटार्कटिका से लेकर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक जाता है, इतना बड़ा है ये। द आर्कटिक ओशन जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, आर्कटिक सर्कल में, सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ पोल की साइड है, एशिया से ऊपर जो है नॉर्थ पोल। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, और एशिया के दोनों तरफ क्या है हमारा, पैसिफिक ओशन है, और उसी से कनेक्टेड भी ये होता है बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, थोड़े से पानी मतलब बहुत कम टच होता है वहाँ पे उधर से, एंड नोन एज ए बेरिंग स्ट्रेट, इसको क्या बोलेंगे, बेरिंग स्ट्रेट, जहाँ पे ये टच होता है। आर्कटिक ओशन जो है पैसिफिक ओशन से एक शैलो वाटर में टच होता है, जहाँ पे उसका नाम क्या रखा गया, बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट, और ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न कोस्ट की तरफ बनता है, नॉर्थ अमेरिका में एंड यूरेशिया में। यूरेशिया आपको मैंने दिखाया था और नॉर्थ अमेरिका भी दिखाया, आप उसको दोबारा से रिपीट करके देखिए। नेक्स्ट हमारे स्टार्ट हो जाता है एटमोसफेयर। देखो हमने हाइड्रोस्फेयर पढ़ लिया है,
हमने लिथोस्फेयर पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं एटमोस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमोस्फेयर। जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है गैस की, जिसको हम बोलते हैं एटमोस्फेयर। ओके, दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटेग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट। अब ये जो थिन ब्लैंकेट है, बहुत पतला सा ब्लैंकेट है, किस चीज़ का? एयर का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लैनेट के लिए, उसकी लाइफ के लिए। ये क्या करता है? उस प्लैनेट को बचा के रखता है बाहर से जो आने वाले हार्मफुल चीज़ें हैं, हार्मफुल गैसेज हैं, उनसे। इट प्रोवाइड्स विद द एयर वी ब्रेथ। अब ये हमें प्रोवाइड करता है वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट एक्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और हमारी रक्षा करता है, किससे? प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल रेजेस जो यूवी रेजेस सन से आती हैं, उनसे इफेक्ट होने में हमारी हेल्प करता है। तो ये बचा के रखता है वो उन रेज को, जो सन से रेज आती हैं, वो हमारी तरफ नहीं आने देता और हमें बचा के रखता है, एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ को संभाल के रखता है। द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ द अबाउ 1600 किलोमीटर। जो एटमोसफेयर है उसकी अपनी हाइट कितनी है? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है अर्थ के बाहर। एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमोसफेयर को हमने 5 लेयर्स में अलग अलग डिवाइड किया है, जो कि कंपोजिशन पे बेसिस हैं, उनका टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज पे भी बेसिस हैं। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ये जो लेयर हमने अर्थ से स्टार्ट किए हैं, जो सबसे पहली है वो है ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये आपको नजर आ रही है, देखो सबसे पहली जो है ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सबसे ऊपर जो सबसे लास्ट में है वो क्या है? एक्सोस्फेयर। और सबसे पास जो अर्थ का है वो है ट्रोपोस्फेयर। द एटमोसफेयर इज कम्पोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो एटमोसफेयर है उसके अंदर 2 गैसेज मेनली पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, जो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो 99% तक अर्थ को क्या करती हैं? बना के रखती हैं, ड्राई रखती हैं, क्लीन रखती हैं। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड अदर गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी 1% में ही आ जाती हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन होती है वो हमें सांस लेने के लिए हेल्पफुल है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो क्या करती है? ग्रोथ के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो पीजेंट्स इन अ मिनट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी कुछ वो उस तक हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वो जो हमारी अर्थ के अंदर जो भी हीट निकलती है, रेडिएशंस जो होती हैं, उनको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लेती है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। और ये क्या करती है? हमारे जो अर्थ है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, प्लैनेट है, उसको वार्म रखती है, गर्म रखती है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और ये प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गर्मी नहीं होगी, बिल्कुल ठंडी पड़ती जाएगी, तो ना तो हम रह सकते हैं ना प्लांट रह सकते हैं। तो ये क्या करती है? हमारी अर्थ को गर्म रखती है, वार्म रखती है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर वेरीज विद हाइट। अब जो डेंसिटी है एटमोसफेयर की वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग हाइट पे अलग अलग है, ठीक है। आप फिर से देख लीजिए एक बार। जो बिल्कुल नीचे का पार्ट है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं अर्थ के, बिल्कुल जहाँ पे आपको ये बैलून उड़ते हुए नजर आते, पैराशूट्स, प्लेन वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, फिर मीजोस्फेयर आ जाता है, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, जहाँ पे सैटेलाइट तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। ये रॉकेट्स वगैरह जा रहे हैं, ये भी रॉकेट है, और ठीक है। और जो हमारे बादल वगैरह होते हैं ज़्यादातर वो किस में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में ही मिल जाते हैं। बहुत कम बारिश ऐसे होती है जो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है, नहीं तो बारिश ट्रोपोस्फेयर से नीचे ही होती है हमेशा। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। ये सी लेवल पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्या? हमारा एनवायरनमेंट। एंड जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ से, जब हम ऊपर जाना शुरू करते हैं तो एनवायरनमेंट में कमी आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप जाते हो, क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, किसमें? सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना। और डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। एयर की, हवा की जो दबाव है वो भी कम होने लगता है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन। अपने साथ उनको ऑक्सीजन लेकर जाने पड़ते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जिससे वो सांस ले पाए ऊपर जाने पे। टेम्परेचर भी ऊपर जाते जाते कम हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। द एटमोसफेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमोसफेयर क्या करता है? हमारी अर्थ के ऊपर प्रेशर डालता है। दीज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें प्रेशर बहुत ही कम होता है। एयर प्रेशर और टू लो प्रेशर मूविंग एयर। अब जो एयर प्रेशर होता है और जो लो होता है प्रेशर, वो क्या होता है? मूव होता रहता है। मूविंग एयर इज नोन एज अ विंड। तो उसको मूविंग एयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? विंड। अब जो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवा चलती है उसको हम क्या बोलेंगे? विंड बोलेंगे। और हमेशा ऐसा ही होता है
कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवा चलती है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जिसके जो क्या करता है, कॉन्टैक्ट है जिनमें लैंड, वाटर एंड एयर में। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ। अब ये इस जोन में जहाँ पे लाइफ है, देखो एटमोस्फेयर भी आपको नजर आ रहा है, लिथोस्फेयर भी है जिसके ऊपर हम घर वर बना रहे हैं, है ना, हाइड्रोस्फेयर भी है जहाँ पे पानी है। तो सारी चीजें हमें चाहिए, और सारी चीजें होंगी तभी तो लाइफ होगी। अगर सपोज करो पानी ना हो, ये एटमोस्फेयर और लिथोस्फेयर हो, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि पानी तो है नहीं। अब पानी हो और एटमोस्फेयर और लिथोस्फेयर ना हो, तो इंसान घर कहाँ बनाएगा? पानी में ही रहेगा फिर। और अगर ये दोनों ना हो और सिर्फ एटमोस्फेयर हो तो भी कोई फायदा नहीं है। तो ये तीनों हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। that is sorry, the biosphere is the narrow zone of the contact between the land, water and air. It is in this zone the life that is unique to the planet exists. अब ये देखो, ये बिल्कुल अलग करती है एक प्लैनेट को। जो एटमोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, बायो, सारी चीज़ें मिलकर बायोस्फीयर बना रही हैं। और ये किसी भी अदर प्लैनेट से हमारे प्लैनेट को अलग करती हैं। ये सारी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। देर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। अब यहाँ पे अलग अलग साइज के आपको इंसेक्ट्स भी मिल जाएंगे, ऑर्गेनिज्म भी मिल जाएंगे। ऑर्गेनिज्म कैसे? वो ऑर्गेनिजम्स जो आपको डायरेक्ट देख भी नहीं पा रहे हो, माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, और बहुत बड़े बड़े ह्यूज मैमल्स भी आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएंगे। ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, सारे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ह्यूमन भी आते हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। और सारे के सारे कहाँ सर्वाइव करते हैं? बायोस्फीयर में। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बाय डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, उन सबको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट्स में? एक तो या तो प्लांट किंगडम से होंगे या फिर एनिमल किंगडम से होंगे। एंड द 3 डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। सारे के सारे डोमेन जो हैं, कौन कौन से डोमेन? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सारे के सारे, एंड एटमोस्फेयर, सब एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एंड इफेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट भी डालते हैं कुछ तरीकों में। और द अदर्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले लें, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड। अगर हम पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा काटते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि अपने घर बनाना है या आपने फर्नीचर चाहिए, तो उसके लिए आप सपोज करो सारे फॉरेस्ट काट डालो और पूरी लैंड को खाली कर दो फॉर एग्रीकल्चर। मे लेट्स टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अब इससे क्या होगा? अगर सपोज करो बारिश वगैरह होगी तो आपकी ज़मीन के ऊपर की जो मिट्टी है वो जल्दी स्लोप हो जाएगी, वहाँ से जल्दी रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही सेम अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटीज। अब जो अर्थ है उसको नेचुरल क्लाइमेटीज से भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आया अचानक से कहीं पे, तो वहाँ पे ऊपर का पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, टूट जाता है। तो उससे भी जो हमारी अर्थ है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमरेंस ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी। अगर हम देखें कि जो सुनामी हुई थी रिसेंटली, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें खत्म हो गई थी। कहाँ पे आई थी? पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था, सब पानी के अंदर चला गया था। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। इट इज़ ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और कभी कभी जब हम पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, कैसे? सपोज करो हमारे आसपास रिवर जा रही है, उसके अंदर हम सारा गंदा कूड़ा वूड़ा सब डालते रहें, तो धीरे धीरे पानी क्या होगा? अनयूजफुल हो जाए, यूजफुल नहीं रहेगा, उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो वो क्या होगा? उससे पानी बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, और पानी में जो रहने वाले जीव हैं वो भी धीरे धीरे मरना शुरू कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और हम लोगों को भी तो उसी लेक का पानी चाहिए। अगर हम ही उसको ख़राब करेंगे तो वो हमारे लिए भी कुछ दिनों बाद पीने लायक नहीं रहेगा, और ना ही वहाँ पे रहने लायक रहेगा। एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। अब ये सारी चीज़ें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? थर्मल पावर प्लांट जो बड़े बड़े लगते हैं, व्हीकल्स जो यूज़ की जाती हैं, ये सारे के सारे हमारी हवा को भी क्या कर रहे हैं? गंदा करे जा रहे हैं, ख़त्म करे जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इनसे बहुत ज़्यादा निकलती है, जो कि हमारी एयर को क्या कर रही है? गर्म कर रही है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी तो क्या होगा? इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या होगा? जो ग्लेशियर्स बड़े बड़े बने हुए हैं, जो पानी के सोर्सेज हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में पिघलने लगेंगे। उससे सुनामी भी आएगी, बाढ़ भी आएगी, और पानी भी वेस्ट होगा। दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग। इसी को बोलेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? पानी का एक बहुत बड़ा भाव लेकर आते हैं, और बाढ़ भी लोगों को बहा के ले जाती है। देयर इज अ नीड टू लिमिट टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ नेचुरल
सॉरी नेचर बिटवीन द डोमेन ऑफ द लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लिमिट में रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, हमें अनलिमिटेडली रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने चाहिए, जिससे हमारे जो तीनों डोमेन है उन सब के बीच में क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। किन किन के बीच में, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अगर तीनों चीज़ें रहेंगी तभी हम हैं, अगर तीनों नहीं होंगी तो हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। Thanks for watching my video. Please do like, comment, share and subscribe. And if you haven't subscribed, please subscribe this video. इसके बाद हम इसी चैप्टर के बैक एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू।